सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन, ये 35वां डाउट सेशन है। इससे पहले 34 डाउट सेशंस हम कर चुके हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी 34 के 34 डाउट सेशंस देखे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना इन सेशंस का फायदा उठा रहे हैं। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी वे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे प्रैक्टिस के लिए देता हूं, और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको डिटेल में समझने की आवश्यकता होती है। आज को हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस प्री के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज, ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलता हो, ऐसी टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो निश्चित रूप से आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहां कॉल मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, आप इसका आंसर कीजिएगा। What right does she dash 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 to invade my privacy? कल परसों मैंने आप लोगों को ये टेलीग्राम पे दिया था और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत थी कि सर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पहले तो आप देखिएगा इसका सही आंसर जो है, वो इसका सही आंसर क्या है ये बताइएगा। पहले तो आंसर करो भाई, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन क्यों हुआ पहले तो ये देखते हैं। कंफ्यूजन ये हुआ कि सी है और सी के बाद में सामान्यतया सिंगुलर वर्ब में हैज का प्रयोग किया जाता है, यही नियम है। सी हैज ए नाइस कार, के पास एक शानदार कार है। सी हैज ए नाइस कार, ऐसे लिखें तब भी ठीक है। और यदि हैज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लें तब भी अपन ऐसे लिखेंगे, सी हैज कंप्लीटेड सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तब भी क्या लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है। और इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चे इसको क्या लिखते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सी को देख के क्या लिख दिया, यहां हैज लिख दिया, जबकि ये आंसर ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। क्लियर है भाई? तो फिर सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? हैड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी चर्चा अपन करेंगे, और हैज नहीं होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर जो है वो हैव है। क्यों है देखिएगा, ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। ये हमें किससे पता चला? ये हमें डज से पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और उसका कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में बेस फॉर्म आती है। कैसी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। अब आप कहेंगे सर जी बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म जो होती है वो उस वर्ब की मौलिक जो वर्ब होती है वो वर्ब होती है, वो बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे अपन। फर्स्ट फॉर्म तो है जो है दोनों हो सकती हैं, लेकिन इसकी बेस फॉर्म जो है वो क्या है? हैव है। इसकी क्या है बेटा? इसकी
हैव है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, यहां हैव होगा। इसका क्या होगा भाई, हैव होगा। ठीक है, समझ में आई कुछ? चलो मान लेते हैं कम समझ में आया होगा, एक बार फिर एक सेंटेंस को लेते हैं और ठीक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार एक के नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, सी डज नॉट, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सी डज नॉट डैश 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 ए कार। और यहां आपके पास सेम ऑप्शंस हैं, एक के हैज ऑप्शन है, एक हैव ऑप्शन है, और एक के हैड ऑप्शन है। एक हेड ऑप्शन है और चौथा वही ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं या ये सबके सब। ठीक है भाई, अब देखिएगा, सी है और उसके बाद में डज नॉट आ गया, और डज नॉट के बाद कौन सी वर्ब चाहिए आपको, बेस वर्ब चाहिए। जैसे सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे ही तो लिखेंगे, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम डज नॉट लिख दिया, नेगेटिव आ गया, तो यहां बेस फॉर्म यूज करेंगे, चाहे आपकी सी हो, चाहे आपका क्या हो, दे हो। यहां आप लोग गोई लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, गॉज नहीं लिखेंगे। ये क्लियर बात है? तो यहां हम क्या लिखेंगे, सी डज नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं है, सी डज नॉट हैव ए कार। अगर ये सी की जगह ही होता तब भी क्या लिखते हैं हम, ही डज नॉट हैव ए कार लिखते, वरना ही के साथ क्या आता है जाता है। लेकिन किसकी वजह से, इस डज नॉट की वजह से क्या आया है आया है। क्यों आया है ये, समझ में आ गई बात? ये इसलिए आया है कि नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बेस फॉर्म यूज करनी होती है। और हैव हैज हैड में जो बेस फॉर्म है वो कौन सी है, हैव है। इसलिए आपको यहां क्या लिखना है बेटा, यहां आपको हैव लिखना है। में आ गई बात? हैड क्यों नहीं हो सकता, हैड या तो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। यानी इसकी पहली फॉर्म जो है वो क्या है, और हैव के साथ क्या हो सकती है, हैज भी हो सकती है। दूसरी फॉर्म जो है यानी सेकंड फॉर्म हेड है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, हेड है। ठीक है, इसलिए अब आपको जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। इसलिए क्या नहीं आ सकता है, हैड नहीं आ सकता है। ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है क्या, बताओ भाई कभी भी? मैं एक सेंटेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप सबके सब सेंटेंस ठीक ढंग से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर कभी हो सकती है क्या, हैड्स हैड, हैड्स हैड, हैव हैड, हैव हैड, हैड हैड, हैड हैव, हैड हैव। क्वेश्चन को समझो, पहले समझाने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि कभी भी इनमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है। यानी आप किसी सेंटेंस में हैज हैड प्रयोग कर सकते हैं क्या, सी हैज हैड हार्ट लंच, उसने अपना लंच कर लिया है। ये सेंटेंस आपका, सी हैज हैड हर लंच, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं कि ये कौन सा टेंस है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपको बताना है कि इसका टेंस कौन सा है। ये आपको बताना है कि इसका टेंस कौन सा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, क्या ये हो सकता है, मतलब ये तो हो सकता है, हमने लिख के दिखा दिया आपको। हैव हैड हो सकता है क्या कभी, सेंटेंस में लिख के देखते हैं, दे हैव, दे हैव हैड देयर लंच, ऐसे भी हो सकता है, उन्होंने अपना लंच कर लिया है। ठीक है, तो दे के साथ हमने क्या लिख दिया, हैव लिख दिया, और ये हैड लिख दिया, ये भी सही है। ये भी वही टेंस है जो ये है, दोनों के दोनों क्या हैं, सेम टेंस है। कौन से टेंस है भैया, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है। कौन से टेंस है ये, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला भाई आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस यूं है, हैज हैव के पास ये जो हेड है यहां, ये थर्ड फॉर्म है। हैज और हैव के बाद, हैव के बाद, हैज के बाद, और यहां हैव के बाद ये कौन सी है, थर्ड फॉर्म है।
तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये भी होगा। ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, क्योंकि हैड के बाद भी क्या आ सकती है, दे हैड हैड देयर लंच, दे हैड हैड देयर लंच बिफोर आई रीच देयर, फॉर आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा से पहले उन्होंने क्या कर लिया था, लंच ले लिया था। ये ठीक बात है। हैड हैड, ये भी ठीक है। ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट का परफेक्ट हुआ। क्या कभी ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है क्या, हैड हैव, ये तीनों तो हो सकती है, हमने करके देख ली। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हैड के बाद आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, हेड है, क्या नहीं है, हैव नहीं है। इसलिए ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं हो सकती। कहीं किसी भी सेंटेंस में यदि ऐसा लिखा हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। समझ में आ गई बात भैया आपके। तो हमने थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश की है, आप लोगों को हैज है हेड के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बताने की हमने कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो रोजाना एक एक डाउट क्लियर करो, बहुत जल्द आप लोगों की बहुत शानदार पकड़ हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है आपको। रोजाना एक शानदार क्वेश्चन ले लें किसी भी टॉपिक का, उस टॉपिक को ठीक ढंग से पढ़िएगा। हर टॉपिक में मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल या डाउट वाले होते हैं। बाकी आप कर लेते हैं, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन 15-20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमाए फिराए होते हैं, उनको एक एक दो दो करके आप ठीक ढंग से सीख लें। हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछते हैं अच्छा सा, देखते हैं आपकी कितना समझ में आता है। इसमें एक वर्ड है इन्वेड, है ये इन्वेड। इन्वेड से एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्वेड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले तो ये बताइएगा, और उसके बाद मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आप लोगों को। देखिए, रॉबरी एंड robberies and harm are grim facts of daily life। सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस लिखने की कोशिश है ताकि कई चीजें आपके समझ में आ जाए। और अब आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इन्वेड, ऐसा ही एक सेंटेंस आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। दूसरा है इन्वेजन, इन्वेजन। तीसरा है इन्वेडेड, और डी है ऑल ऑफ दिस, डी है ऑल ऑफ दिस। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। सब बच्चे कोशिश करेंगे। हम केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनका एग्जाम से सीधा सीधा संबंध है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा लिया और उसके बारे में बातचीत करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएं जो बहुत मुश्किल हो, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं हो, उठपटांग क्वेश्चन जिनको कहते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि ओ हो ये तो मेरा देखा हुआ ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूं, इसका मतलब बाकी सब तो ठीक नहीं है और ये जो ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हैं ये पता नहीं क्या बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं आता है। आप पुराने पेपर्स उठा के देखिएगा और पुराने पेपर्स से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अंदाज हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। उन उठपटांग क्वेश्चंस का क्या नुकसान होता है, उन उठपटांग क्वेश्चंस का नुकसान ये होता है, एक तो आपका समय खराब होता है भी उन क्वेश्चंस को तैयार करने में, याद करने में, और एक उन क्वेश्चंस को देखने से जो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है वो आपकी तैयारी को प्रभावित करता है। इसलिए पुराने पेपर्स जरूर देखें, उसके बाद आपको अंदाज हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आया हुआ है इन्वेड से, देखिएगा, रॉबरीज एंड होम इन्वेजन। होम इन्वेजन ये वर्ब है, इन्वेड क्या है, वर्ब है, और यहां हमें क्या चाहिए, रॉबरीज नाउन है, यहां भी नाउन चाहिए, होम इन्वेजन। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर इन्वेड यानी होता क्या है। इन्वेड यानी होता आक्रमण करना,
और इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण होता है। तो रॉबरीज एंड होम इन्वेजन आर ग्रीन फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। रॉबरीज, चोरी और घरों पे आक्रमण करना डेली लाइफ की ग्रीन रियलिटीज हैं, ग्रीन फैक्ट्स हैं, रियलिटीज हैं। तो समझ में आ गया भैया? यहां में क्या चाहिए था? नाउन चाहिए था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां वर्ब चाहिए, कहां नाउन चाहिए, और उनका सही प्रयोग आपको करना आना चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से। देखो, डाउट सेशन का यही मतलब है कि इस सेशन में हम चीजों को धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक वर्ड है होम। होम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताओ भाई, होम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसमें इन्वेजन से पहले क्या आया हुआ है? होम। इस सेंटेंस में होम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है भाई। दूसरा, ग्रीम शब्द जो है, GRIM, ग्रीम, इस शब्द के, ग्रीम शब्द के, GRIM, ग्रीम, इसके आपको सिनोनिम्स बताने हैं और एंटोनिम्स बताने हैं। यानी इसके सिमिलियर और अपोजिट दोनों वर्ड बताने हैं, ग्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? इसमें डेली वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? तीसरा क्वेश्चन इसमें ये है, डेली वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये तीन क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं भाई। यदि आप क्लास अभी देख रहे हैं तो अभी फटाफट कमेंट बॉक्स में इन तीनों के आंसर लिख दो। आप जब भी इस क्लास को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस पूरी क्लास होने का वेट नहीं करें, फटाफट क्या कर दें, कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स टाइप कर दें। जिनका सबसे अच्छा आंसर्स होता है मैं उनको पिन भी करता हूं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया भाई इसमें क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, और हैव क्यों आना चाहिए वो बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, कॉनकॉर्ड जिसको आप लोग कहते हो। एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग इट्स ऑन, इसको एक बार ऐसे कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्लेजर। ऑन वर्ड जो है इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ओन। ये इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। वह की कोई साउंड नहीं होती, कई इसको ओवन बोलते हैं, OWN। इसमें वह की कहीं कोई साउंड नहीं है। आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट देयर इन द वर्ड ऑन, इसमें कौन सी साउंड नहीं है? देखिएगा, जहां भी मुझे लगेगा कि ये आपको सीखना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, वहीं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस वर्ड का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखा होगा। ये ऑन है, इसमें ये देखो, ये ऑ और न, ऑन ऐसे लिखा जाता है। ये वैकी साउंड इसमें नहीं होती है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग इट्स ऑन प्लेजर, हर सुबह और हर शाम की अपनी क्या होती है, वो अपनी खुशियां लेके आती हैं। अब आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भरना है। आपको ये तय करना है कि यहां से लेके यहां तक का जो सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। ये पूरा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये आपको तय करना है। इसी के अनुसार वर्ब लिखोगे आप। अब इसमें देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं, मॉर्निंग सिंगुलर है, इवनिंग सिंगुलर है, और फिर एंड से जुड़े हुए हैं। सामान्य नियम क्या कहते हैं, उन सभी नियमों की चर्चा हम यहां एक बार कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जब दो सिंगुलर, सिंगुलर प्लस सिंगुलर किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो वो क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। ये सब जानते हैं। राहुल एंड पूजा आर गोइंग देयर, ये क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल एंड पूजा आर गोइंग देयर, क्या लिखेंगे हम यहां? आर लिखेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई किसी को, या फिर है? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंड का पहला नियम ये है, लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही आदमी की तरफ इशारा करते हो, जैसे द पोइट एंड द राइटर, द पोइट एंड राइटर,
फटाफट कर लेंगे हम इसको, क्योंकि आपको ये आते हैं, मुझे जानकारी है। द पोइट एंड राइटर, इसमें पोइट ही क्या है, राइटर है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। द पोइट एंड राइटर इस तरीके से लिखा होगा तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। द पोइट एंड, द पोइट एंड द राइटर, द पोइट एंड द राइटर, ऐसी स्थिति में पोइट अलग है और राइटर अलग है, एंड से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। एक ही आइडिया की तरफ इशारा करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो भी आपको जानकारी है। अब एक चीज आपको और बताता हूं मैं, कई की बार एंड की बजाय एंड नोट से जुड़े होते हैं, या फिर नोट एंड से जुड़े होते हैं। जैसे रोहित, रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। कई की बार ऐसे भी एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन एंड के बाद क्या लगा होता है, नोट लगाता है। कई बार रोहित एंड नॉट पहले आता है, बाद में एंड आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश 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 गोइंग देयर, गोइंग देयर, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई सारी चीजों को, गोइंग देयर, ठीक है। रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में वर्ब जो आती है वो पहले वाले के अनुसार आती है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, किसके अनुसार आती है, एंड की बजाय यदि एंड नोट से जुड़े हों तो वर्ब किसके अनुसार आती है, पहले वाले के अनुसार आती है। तो हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ये भी समझ में आ गई भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो सिंगुलर नाउन जैसे है बॉय एंड गर्ल, ये दो सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और इनसे पहले एवरी आ जाए, मानो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ऐसे लिख दिया चाहिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ऐसे लिख दिया मानो, और जुड़े हुए किससे हैं, एंड से। ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी बेटा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रिपेयरिंग हार्ड, क्या लिखोगे, इज प्रिपेयरिंग हार्ड। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, एक बार समझिएगा। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वो किससे मॉडिफाई हों, एवरी से मॉडिफाई हों, ऐसी स्थिति में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एवरी की बजाय यदि ईच हो तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसा हो तो, ऐसा हो तब भी सिंगुलर आएगा, इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड, ऐसी स्थिति में भी क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गई। यदि दोनों में से एक के साथ हो, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ऐसा हो मानो, ईच बॉय एंड गर्ल, तब भी सिंगुलर आएगा, इज वर्किंग, इज वर्किंग हार्ड, तब भी क्या आएगा। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, दो वाले क्वेश्चन में है किसी को कोई डाउट अभी भी, नहीं, नहीं रहना चाहिए अब कोई डाउट। एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग सिंगुलर है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एवरी से मॉडिफाइड है, तो सिंगुलर आएगा। और इसमें जो सिंगुलर है वो है ब्रिंग्स, क्या आएगा, ब्रिंग्स। वैसे भी अंदाज लग जाना चाहिए कि आगे क्या है, इट्स है, तो क्या आना चाहिए, ब्रिंग्स आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। ये हैज ब्रिंग भी है, लेकिन हैज ब्रिंग हो नहीं सकता, हैज ब्रॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज ब्रॉट होना चाहिए, ब्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट है अभी भी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसलिए टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं उन क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहला काम ये करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वहां जितनी भी लिटरेचर के, फर्स्ट ग्रेड लिटरेचर के अच्छे क्वेश्चंस, उनकी एक्सप्लेनेशन, ग्रामर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। खूब शानदार प्रैक्टिस वहां होती है, तो आप भी उसका फायदा उठाएं। और फिर यदि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुश्किल होता है, मुश्किल क्वेश्चन के लिए ये सेशन होता है, जिस सेशन में हम खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी चीजों को सोल्व करने की कोशिश। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग आंसर करें और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं।
सभी आंसर करें भी, देन वी विल डिस्कस इट। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आंसर करना था, उसने कर दिया होगा जरूर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स का टेक्निकल व्यू, समटाइम्स कभी कभार। सब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक है, ध्यान से समझिएगा, और इसमें भी ऑफ से जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में सब्जेक्ट कौन है? व्यू जो नाउन है, व्यू नाउन है, देखो इसमें व्यू क्या है? नाउन है, और ये व्यू नाउन है, टेक्निकल उसका एडजेक्टिव है, और ये व्यू जो है ये सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, और ये सिंगुलर नाउन ही इसका वास्तव में सब्जेक्ट है। ठीक है, टेक्निकल। एक क्वेश्चन और है भाई आप लोगों से, ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है, ये कौन सी फ्रेज है बताओ भाई? ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट, ये फ्रेज तो है ही, आपके पास ऑप्शंस हैं। नाउन फ्रेज, कौन सी फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, कौन सी फ्रेज है ये बताओ भाई? सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है, और इसका हेडवर्ड जो है वो भी व्यू है। इस नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो कौन सा है? व्यू है। ठीक है भी, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब में डिफर जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, और इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? डिफर्स हो जाएगा, DIFFERS। आज की इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सही, कोशिश ये करो कि सब के सब क्वेश्चन सही हो, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस शानदार हो जाएगा, और सही होने के बाद भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कर दें एक बार फटाफट, फिर हम इसको देखते हैं। आंसर करो भाई इसका। क्या क्वेश्चन है? द ओल्डर यू गेट इट बिकम्स टू गेट फाइंड अ जॉब। नीचे डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ऐसा कह रहा है ये कि जितने आप बूढ़े होते जाते हैं उतना ही एक जॉब प्राप्त करना मुश्किल होता जाता है। तो ये दो इसमें क्लोजेज हैं, दोनों क्लोजेज पैरेलल हैं, और दो कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग करना है। यहां कंपैरेटिव का किया हुआ है, देखिएगा यहां कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग किया हुआ है, ये देखिएगा आपको। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया हुआ है, और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ही इज ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बेटर है। यहां हमने बेटर के साथ किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन दो स्थिति ऐसी बनती हैं जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों यही बनते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कहां किया जाना चाहिए। तो एक तो ऐसा करते हैं, जैसे द ओल्डर यू गेट द मोर डिफिकल्ट, क्या लिखेंगे आप? द ओल्डर यू गेट द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू गेट अ जॉब। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे जॉब प्राप्त करना मुश्किल होता जाता है। एक और देखिएगा, द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, जितनी ज्यादा आपको मिलता है, द मोर यू डिमांड, उतने ही ज्यादा द मोर यू डिमांड। आदमी को जितना मिलता है उतनी ही फिर वो क्या करने लगता है? ज्यादा डिमांड करने लगता है। द मोर, द मोर, दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए।
एक और देखिए, द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाए दें, द हायर यू गो द कोल्डर यू बिकम। कोल्डर यू, ये नहीं आएगा, द कोल्डर लिख दिया ना। जितने आप ऊपर जाते हैं उतने ही ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। द हार्डर यू वर्क, जब भी आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा, इस टॉपिक को आपने जोर देके पढ़ा होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट, बेटर यू गेट। जितना हार्ड वर्क करते जाएंगे उतना ही आप अच्छा पाते जाएंगे। ये देखिएगा, सब कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री है, तो आर्टिकल द के साथ होनी चाहिए। एक स्थिति और बनती है जहां कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है ऑफ द टू से पहले यदि आ जाए। दिस क्वेश्चन वाज द मोर डिफिकल्ट ऑफ द टू। ऐसी स्थिति में भी ऑफ द टू से पहले यदि कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देखिए। मैं नहीं चाहता हूं कि वन वे मामला रहे। वन वे का मतलब केवल मैं ही आप लोगों को बताता रहूं, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि क्लास आपको एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसी लगनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि भाई हमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि खड़ा हो भाई रोहित तू बता। तो अब आप में से मैं किसी से पूछ रहा हूं कि एक नियम मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बताया कि ऑफ द टू के साथ यदि कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसको भी आर्टिकल द के साथ लिखना चाहिए। अब भाई इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया, कभी आंसर हो गया, क्या हुआ वो आपने देख लिया होगा। ये क्वेश्चन जो आप लोगों का है, ये है डिटर्मिनर का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। एग्जाम में पूछा हुआ है, मैन रन आफ्टर नेम एंड फेम। बहुत सारे लोग के नेम और फेम के पीछे भागते हैं, नाम और प्रसिद्धि के पीछे। यहां मैनी लिखा हुआ है और ये प्लूरल नाउन है, MEN प्लूरल नाउन है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप एग्जाम में क्या करते हो कि ज्यादा सियाने हो जाते हो, वहां जाके दिमाग ज्यादा काम करने लग जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खूब सारी प्रैक्टिस करके, एकदम जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, कि वहां फिर आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा, पेपर देखते ही फटाफट सोल्व कर देंगे। मैन प्लूरल है और मैनी भी किसके साथ आता है, प्लूरल आता है। मैनी लिख देंगे, मैनी मैन रन आफ्टर, रन प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नाइदर नहीं आएगा क्योंकि नाइदर दो के लिए आता है, ठीक है। और वैसे नाइदर के साथ सीधा आप यदि प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर प्रयोग होता है, ठीक है। मैनी ए, मैनी ए के साथ भी सिंगुलर आता है। मैनी ए के साथ भी क्या आता है, मैनी ए सिंगुलर आता है। एवरी के साथ भी क्या आता है, सिंगुलर आता है, जबकि ये प्लूरल है। मैनी आएगा। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता यहां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मैनी ए मैन एंड गो, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि मैनी ए के बाद कैसा नाउन आता है। मैनी ए के बाद में सिंगुलर आता है, ये क्या है भाई, ये सिंगुलर है। और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इनमें से सिंगुलर वर्ब ढूंढ लो बस, सिंगुलर वर्ब को ढूंढ लो, फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ये दोनों प्लूरल हैं, नहीं आएंगे। हैज कम, हैव कम, इसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, नहीं आएगा। कम्स एंड गॉड्स, ये दोनों सिंगुलर है। मैनी ए मैन कम्स एंड गॉड्स, मैनी ए मैन कम्स एंड गॉड्स। कम्स एंड गो ये तो सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो इसको सोल्व करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है इसमें, द स्टोरी ऑफ योर्स वेरी लाइकली,
द स्टोरी ऑफ योवर्स। सब्जेक्ट जो है वो योवर्स नहीं है। क्या नहीं है? योवर्स नहीं है। क्या है? स्टोरी है। स्टोरी ऑफ योवर्स नहीं है। दिस कार ऑफ योवर्स, दिस कार ऑफ योवर्स डैश डैश डैश। आगे आप कुछ भी लिख लेंगे, आपको सिंगुलर प्लूरल में से एक लिखना है। इज और आर इन रेड कलर। कार ऑफ योर्स इज इन रेड कलर। आपकी ये कार जो है ये रेड कलर में है। तो कार है इसमें, योवर्स नहीं। योर्स तो आपका है, इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, योर कार। योर कार, योर कार को ही क्या लिखा हुआ है? कार ऑफ योवर्स लिखा हुआ है। योवर कार को ही क्या लिखा हुआ है? कार ऑफ योवर्स लिखा हुआ है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो स्टोरी अब आगे चलिएगा। देखो क्या आएगा? सिंगुलर है तो डज आएगा कि डू आएगा? डू तो नहीं आएगा। क्या आएगा? डज नॉट आएगा। लेकिन डज नॉट में भी एक दिक्कत है, तो ऑप्शंस देखिएगा आप इसके। डज नॉट में भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है डज नॉट में? एस लगाया हुआ है, जबकि नेगेटिव में बेस फॉर्म आती है। हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था, बेस फॉर्म आती है। ये भी नहीं है। देखिएगा वहां पेपर जब अपन सोल्व करते हैं तो जल्दबाजी में दिखते ही नहीं है ये। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे आपको खुद, कई बार हमारे से भी होता है, हम भी पेपर सोल्व करते हैं तो देखते ही नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पेपर का अपना इस प्रकार का नेचर होता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें कि इसमें देखिएगा ये लगा हुआ है कि नहीं लगा। नहीं तो बाहर आने के बाद आपको, अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था। और ये कब होता है? जब प्रैक्टिस की कमी होती है तब होता है ये भी नहीं आएगा। हैज नॉट साउंड भी नहीं आएगा। क्या आएगा? डज नॉट साउंड आएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ? डज नॉट साउंड लिख, डज नॉट साउंड। ठीक है भाई। स्टोरी ऑफ योर्स डज नॉट साउंड लाइकली। आपकी जो स्टोरी है वो पॉसिबल नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक ठीक है। अब इसमें से एक बात आपको बतानी है कि साउंड वर्ड जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में, साउंड वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? डज नॉट साउंड में ऊपर जो लिखा हुआ है डज नॉट साउंड, इसमें साउंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? साउंड यहां वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली मेन वर्ब है। साउंड जो है वो क्या है? मेन वर्ब है साउंड। क्लियर है भाई? मेन वर्ब है। और लाइकली जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मैंने अपनी क्लास में कम से कम भी 5 बार इसको जरूर बता दिया। कितनी बार बता दिया इसको? 5 बार बता दिया कि साउंड के बाद जो लाइकली आता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। आज नहीं बताएंगे, आज आपसे क्वेश्चन करेंगे ये कि भाई इसमें साउंड जो है वो तो वर्ब है, लाइकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है, मॉडल का सेंटेंस है। दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। वे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अब नहीं जाते हैं। का मतलब पुरानी बात है, पास्ट हैबिट पूछा हुआ है। कल परसों एग्जाम हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और ब्रैकेट में लिखा हुआ था पास्ट हैबिट। तो आपको पता होना चाहिए पास्ट हैबिट के लिए 2 मॉडल यूज होते हैं। एक तो होता है यूज टू, पास्ट हैबिट के लिए एक तो यूज टू होता है और दूसरा होता है वुड। कौन सा होता है? देखिएगा इसमें पहले से टू दिया हुआ है, इसलिए क्या लिख देंगे हम? यूज्ड। पहले वाले में यूज दिया हुआ है, क्या कर देंगे? यूज दे देंगे। कई बार बच्चों को लगता होगा पता नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो आया हुआ है ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में। लेकिन वहां आप गलती करेंगे कि ये तो यूज्ड है, होना तो क्या चाहिए? यूज टू होना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो है नहीं, आप यहां देख नहीं रहे हैं क्या लगा हुआ है? टू लगाया हुआ है। और फिर किसको सेलेक्ट कर लोगे? वुड को सेलेक्ट कर लोगे, जबकि वुड के साथ टू आता ही नहीं है। टू यहां दे रखा है, टू दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा? यूज्ड आएगा। टू तो पहले से, ये भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो भाई इसका। प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करें।
ही saw a parking space, एक पार्किंग स्पेस देखा, 2 cars, 2 कार के बीच में, एंड ड्रॉ इट, और वहां उसको फंसा दी, ड्राइव कर दी, चला दी। तो वी सा ए पार्किंग स्पेस 2 कार्स, बिटवीन 2 कार्स, ये 2 कार हैं, इनके बीच में क्या देखा, पार्किंग स्पेस देखा। तो 2 के बीच के लिए क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन। अब ये क्वेश्चन यदि किसी का गलत हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है कि वो एक क्वेश्चन को ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। जब आप क्वेश्चन को ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तब भले ही दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्वेश्चन की लैंग्वेज तब समझ में नहीं आती है जब आपने क्वेश्चन किए ही नहीं। जब आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपके समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बिटवीन लिखेंगे, एंड ड्रॉ इनटू इट, और वहां हम ड्राइव करके ले गए, बीच में जगह थी, बाहर से यहां हम चले गए, में क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, ड्रॉ और इनटू। कौन सा सही है इसमें, 3 वाला इसमें सही आंसर। क्लियर है भैया। चलो, अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे, और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया है जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे यदि उनको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो जरूर लिखिएगा, और यदि आपको उचित लगे कि हमारे साथियों के साथ भी क्लास को साझा किया जाना चाहिए, जरूर आप क्लास के साथ साझा करें, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। हेल्पिंग द पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स टू, ऐसा क्वेश्चन भी एक संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया था। यहां टू नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, इन 2 के बीच का अंतर समझना है। बिसाइड और बिसाइड्स, इसके बीच का अंतर समझना है, आपकी चीजें क्लियर हो। बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड, बाई द साइड, के साइड में, नियर, पास में। He came and sit beside me. He came, or I came and sit beside me. तो I और मेरे पास, he came and sat beside me. सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, beside यानी पास में। She was sitting beside her parents. She was sitting beside her parents. Beside her parents. वो अपने पेरेंट्स के पास बैठी थी। बिसाइड तो ये होता है, और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त। साइड्स होता है के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपार्ट फ्रॉम, या फिर इन एडिशन टू। साइड्स को इंग्लिश में कहते हैं इन एडिशन टू, एडिशन के अतिरिक्त। बिसाइड्स रमेश, हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर। रमेश के अतिरिक्त उसके दोस्त भी वहां उपस्थित थे। बिसाइड्स केमिस्ट्री, आई लाइक फिजिक्स। बिसाइड्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अलावा मुझे फिजिक्स भी पसंद है। यहां क्या लिखेंगे, बिसाइड्स हेल्पिंग द पुअर, बिसाइड्स के अतिरिक्त, हेल्पिंग द पुअर, पुअर की हेल्प करने के बाद उसके अतिरिक्त वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो, हम स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, और मैं वो भी पूछ लेता हूं आप लोगों से। क्वेश्चन पूछने की मेरी इच्छा इसलिए हो जाती है कि आप लोग मेरे सामने ऑफलाइन बैठे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और ऑफलाइन क्लास में वन वे नहीं होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ताकि आप लोग भी क्या रहें, सजग रहें। हेल्पिंग यहां जिरेंट है या पार्टिसिपल, जिरेंट या फिर पार्टिसिपल। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। जो बच्चा क्लास को कंप्लीट देखेगा वही तो आंसर कर पाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास, और अब मैं आप लोगों को अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 4 बुक है। जिस बच्चे ने चारों बुक 4 बार रिवाइज कर ली, मैं मानता हूं कि वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक, क्या उसका सिलेक्शन श्योर है। ये लिटरेचर की बुक है, में सेकंड ग्रेड लिटरेचर कंप्लीट है, थियोरी डिटेल्ड थ्योरी है, और उसके साथ साथ 1700
प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, आप लोगों को जरूर ये रखनी चाहिए। इन चारों किताबें आपके पास होनी चाहिए। ये वीनस ग्रामर है, इसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ग्रामर के सारे क्वेश्चन कहीं से भी आप देखोगे वो इस बुक में मिल ही जाएगा आपको। और ये पेडागोजी की, यानी ये आपकी मेथड्स की बुक है। ये रीड प्री, मेंस और सेकंड ग्रेड सबके लिए, इसमें भी कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के शॉर्ट पेपर्स हैं। चारों किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए। और ये फर्स्ट ग्रेड की बुक्स है। ये फर्स्ट ग्रेड की बहुत शानदार बुक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज लिया हुआ है, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डाला हुआ है, तो सब बच्चों के पास होनी चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लेवल की अकेली बुक है। इसमें वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज सबको डिटेल समझाया हुआ है, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, एमसीक्यू को भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये मैकबेथ की बुक है, कंप्लीट टेक्स्ट है, इंपोर्टेंट कोटेशंस, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, सारी चीजें हैं इसमें, और पीवाईक्यूज, एमसीक्यू वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, और बिल्कुल ऐसा ही एज यू लाइक इट में भी है। ये थी आज की हमारी क्लास। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।